नमस्कार। चार्ली चैपलिन से हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। उनका कहना है कि अभिनय या एक्टिंग सिर्फ संवाद बोलना नहीं है बल्कि भावनाओं को सच्चाई के साथ जीना है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम तप करें, अभ्यास करें और कल्पनाशील भी हों। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ अभिनेता संदेश वीर जी के साथ। उनसे जानेंगे एक्टिंग की बारीकियां, क्योंकि जब तक आप किसी भी कैरेक्टर को निभाने से पहले उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं करते और अगर समाज में वह पात्र आपको मिलता है तो उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो ना तो आप रंगमंच में उसको निभा पाते हैं, ना ही स्क्रीन पर उतार पाते हैं। तो आइए जानते हैं एक्टिंग की बारीकियों के बारे में। सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यशोर जी। पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया अपने साथ गुफ्तगू करने का। मैं चाहूँगा कि सर, जैसे कि हम एक्टिंग की बारीकियों की बात कर रहे हैं तो आपने अभिनय की यात्रा रंगमंच से स्टार्ट की, फिर उसके बाद टेलीविज़न पर भी बहुत अच्छे किरदार निभाए, की रोल्स निभाए जी। तो क्या बारीकी है एक टेलीविज़न एक्टर के लिए, या फिर रंगमंच पे परफॉर्म करना हो तो या फिर बड़े पर्दे पे? क्योंकि अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा है कि देयर इज थिन लाइन बिटवीन ऑल दीज थ्री मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो थिन लाइन पकड़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, थिएटर और फिल्म या टेलीविज़न ये बड़े डिफरेंट मीडियम्स हैं। बिल्कुल। थिएटर में आपको इंस्टेंट जो है वो मिल जाता है, उसका रिएक्शन मिल जाता है। अच्छा किया तब लोग तालियां बजाएंगे, बुरा किया लोग सीटियां भी बजाएंगे, आपको गालियां भी निकालेंगे, वोटिंग बढ़िया तो वोटिंग भी कर देंगे। लेकिन वो है कि उसमें रीटेक का चांस कोई नहीं है। बिल्कुल। जो आपने मुंह से बोल दिया वो बंदूक की गोली की तरह निकल गया। लेकिन टीवी, टेलीविज़न और फिल्म में ऐसा नहीं है, रीटेक पर। तो मेरे ख्याल में जो थिएटर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना बनिस्बत के इसके टेलीविज़न या फिल्म के। रीटेक है, आपने अगर अच्छा नहीं किया है, डायलॉग गलत बोला है, चांस रहते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। बट थिएटर में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी शुरुआत कब हुई? किस सन में शुरुआत हुई? कौन सा पहला नाटक था? किसने आपको प्रेरित किया? क्या अभिनय करने का शौक़ बचपन से ही था? फैमिली में कोई ऐसा था जो इस विधा के साथ जुड़ा हो? राजेश्वरी, यहाँ तक फैमिली का ख्याल है, सवाल है मेरा। जी। मुझे तो हमेशा गालियाँ ही पड़ती रही। क्या इसका कारण यह है कि इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देखी गई कभी भी? बिल्कुल फाइनेंशियल। मैं आपको बताऊं कि जब हम थिएटर करते थे 60s 70s में, जब आपकी शुरुआत हुई, जब मेरी शुरुआत हुई तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे रिहर्सल करनी। 5-7 एक्टर, 10 एक्टर जो थे खुद से कंट्रीब्यूट करते थे। शाम को चाय पीनी है, रिहर्सल है, 2 पैसे भी कहाँ होते थे हमारे पास, स्टूडेंट थे हम। तो जो घर से रुपया 2 रुपया 8 आने मिलते थे तो बस वो कंट्रीब्यूट करके शाम को चाय, समोसा या रस, बिस्किट जो भी है रिफ्रेशमेंट कर देते थे। बाकी अब अकेडमी से भी कोई इतना नहीं मिलती थी, हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी। पहला नाटक कौन सा था जिससे आपने स्टेज पर कदम रखा? बड़ी दूर ले गया मुझे। अतीत के झरोखे से वही तो जानना चाहता। देखिए, मैं तब 12वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो उस ज़माने 67 की बात है। अच्छा। तो 67 में क्या होता था कि PUC 3 ईयर डिग्री कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो मैं फर्स्ट ईयर TDC में पढ़ता था, 3 ईयर डिग्री कोर्स में, 12वीं जिसको हम कहते हैं। ये हाफ सेंचुरी पहले की बात है। ये 67 की बात है, समझ लीजिए आप। 60 तकरीबन 58 की बात, 59 की ईयर्स पहले। तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज से जब छुट्टी करके आते थे ना, तो पक्का डंगा जो आप जानते होंगे, वहाँ पर हम 2-4 लड़के बैठ के चाय शराब पीते थे। तो वहाँ पर एक सज्जन आते थे। अच्छा। तो वो भी मुझे देखते रहते थे, पता नहीं क्या देखा उन्होंने मेरे में। एक दिन मुझे कहने लगे, वो काका, पंजाबी में बोलते थे। वो कहते, काका और तू ड्रामा करेंगा? मैंने कहा, जी वो क्या होता है ड्रामा? मैंने कभी रामलीला बड़ी देखी। हालांकि हम उस्ताद मोहल्ला में रहते थे, तो दीवान मंदिर बिल्कुल नज़दीक था। तो दीवान मंदिर, दूसरा बिल्लू मंदिर बिल्कुल वो सेंटर में हम रहते थे। तो मैंने कभी रामलीला भी नहीं देखी थी। अच्छा। शौक ही नहीं था।
तो मैंने उनको कहा हाँ जी मैं करूँगा ड्रामा। कह दिया ऐसे ही जैसे वो शतूने लड़के करते हैं। तो कहने लगे अच्छा कल तू आ जाना उधर फलानी जगह पे, तो वहाँ देखेंगे। मैंने कहा ओके। मैं भूल गया, मैं गया ही नहीं। दूसरे दिन फिर तीसरे दिन मैं वहाँ चाय पी रहा था, फिर वो सज्जन आ गए, कहने लगे ओ काका तुन्नू मैं किया सी, तू आया नहीं उधर। मैं जी गलती हो गई मेरे से, मैं कल ज़रूर आऊँगा। कहता कल नहीं, आ जाना शाम को 5 बजे। आप जानते होंगे ये एक्सचेंज रोड में कल्चरल अकेडमी ऑफ पुराना ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ पर वो भी चलता था, वो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स का स्कूल भी चलता था वहाँ पर। तो कहते वहाँ आ जाना तू। मैंने मौज में कह दिया चलो यार देखते हैं क्या ड्रामा क्या चल चीज़ होती है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक सज्जन वहाँ पर डायरेक्ट कर रहे थे, यानी कि डायरेक्शन दे रहे थे। वो उनको मैंने एक बार देखा था अपने कॉलेज में, वो आए थे कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। तो वो कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम करने आए थे। तो सब लड़के कहने लगे वो देखो यार राजकपूर आया गया। अच्छा, वो थे द ग्रेट रतन शर्मा जी। रतन शर्मा जी के बारे में मैं ये बात आप सभी के साथ, आप सभी उनको जानते भी हैं, साझा करता चलूँ कि रतन शर्मा, कवि रतन जिन्हें हम रंगमंच का भीष्म पितामह कहते हैं, उनके बड़े भाई थे। और कवि जी ने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और बहुत से एक्टर जो बाद में रंगमंच पे अपना नाम कमाने में सफल हुए, वास्तव में रतन शर्मा जी के ही सिखाए हुए एक्टर थे। देखिए आपने कवि रतन जी को भीष्म पितामह कहा जाता है। हैट्स ऑफ टू दैट मैन। उसने बहुत अच्छा नाटक किए, बहुत तकरीबन बहुत ही अच्छे नाटक, बड़े नाटक किए। लेकिन भीष्म पितामह का अगर आपने खिताब देना है तो रतन शर्मा जी को दीजिए। वही इंसान हैं जिन्होंने जम्मू में थिएटर की नींव रखी। कवि रतन जी भी उन्हीं के साथ चलते थे, लेकिन उन्हीं के साथ करके आए तो उन्होंने, हाँ उसके बाद एक्सपोजर की। मैं कवि रतन जी को मैं सलाम करता हूँ कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। लेकिन रतन शर्मा जी जो हैं, जम्मू में अगर किसी ने थिएटर की नींव रखी है तो वो रतन शर्मा जी हैं। जब अब मुझे याद नहीं है कि कब डोगरी संस्था बनी, ये कुछ 50s में, कुछ अर्ली 50s में बनी है। तो उन दिनों दीनूभाई पंत जी, रामनाथ शास्त्री जी, राम कुमार अबरोल जी और रतन शर्मा जी। अच्छा, लेखक थे दीनूभाई पंत, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री और राम कुमार अबरोल। और उनको थिएटर पर सजाने वाले, मंच पर ले आने वाले रतन शर्मा जी थे। आपको याद होगा कि जो पहला नाटक, मैंने तो यही सुना है, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी कुछ हो, नवाग्रां एक नाटक लिखा गया था। 3 लोगों ने मिलकर लिखा, दीनूभाई पंत जी, रामनाथ शास्त्री जी और राम कुमार अबरोल जी। और वो नाटक डोगरी में था, नवाग्रां। और जितने भी जम्मू के जितने रिमोट एरियाज, गांव में जाके उन्होंने डोगरी को प्रमोट करने के लिए, डोगरी संस्था बनी थी नई, उस डोगरी को प्रमोट करने के लिए वो नाटक उन्होंने खेले। और उसका श्रेय जाता है रतन शर्मा जी। तो रतन शर्मा जी के साथ आपका पहला नाटक? हाँ, वो जब मैंने, वो बात पीछे रह गई, तो जब मैं उनसे मिला, देखा मैंने उनको, कहने लगे जी, वो कॉलेज में सुना था राजकपूर जी। जब मैंने देखा तो उनकी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस जो थी राजकपूर जी से थी। तो वो जब वो अपनी रिहर्सल उन्होंने ख़त्म की तो वो जो मेरे उसको ले गए थे उधर, वो रतन जी को कहने लगे, और रतन जी ए मुंडा लियांदा जे जिहड़ा तुसीं किया सी ना वो रोल वास्ते, ते ए जे मुंडा। रतन जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझसे यही कहने, सवाल देख दो कि ये ड्रामे के बारे में, मुझे पता ही कुछ नहीं था ड्रामे का। उन्होंने कहा तुम इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ इंटरेस्टेड तो हूँ। उसने मुझे 2-3 कागज़ दे दिए, कहने लगे इनको याद करके आ। वो जब मैंने स्क्रिप्ट देखा तो ऊपर जो है वो कैच वर्ड जिसको आप कहते हैं, वो 2-3 लफ्ज़ लिखे, नीचे पूरी लाइन लिखी है, फिर 2-3 लफ्ज़ लिखे, फिर कहते इनको याद करके लिया। मैं दूसरे दिन जनाब वो सारी रात मैं उसको याद कर, मैंने कैच वर्ड भी याद कर लिए और अपने डायलॉग भी याद कर लिए। तो उनको जब सुनाया जाके, वो कहने लगे ठीक है यार ऐसे नहीं बोलते, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा डायलॉग को उनको बोले दो, आप अपना डायलॉग बोलो। तो मैंने कहा आप सिखाओ जी मुझे, करेंगे। तो वो कौन सा नाटक था? वो था डोगरी नाटक समस्या। अच्छा, समस्या 67 में। अच्छा। तो खैर उन्होंने सिखाया, मैंने सीखा, मैंने किया।
थिएटर पर गए। उन दिनों अभिनव थिएटर तो था नहीं, गुलाब भवन था, एक छोटी सी स्टेज, वहाँ पर हमने नाटक किया। जब नाटक ख़त्म हुआ तो रतन जी ने मुझे गले से लगाया, कहते काका तो बहुत अच्छा। वो जो प्ले था, वो जो मेरा रोल था, वो था भी कॉलेज स्टूडेंट का। वो 15-16 साल का लड़का जो, तो मेरे पर फिट बैठ गया वो। तो रतन जी ने मुझे बड़ी शाबाशी दी वो दिन और आज का दिन। मैं रतन जी जहाँ भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वही मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्हीं के साथ में। एक सौभाग्य जम्मू रंगमंच का भी रहा कि संदेश वीर जैसे एक्टर उनको फिर बाद में मिले। तो उसके बाद आपने कितने नाटकों में? नहीं, उनका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। आपका गुरु मिले, रंगमंच को आप जैसे कलाकार भी मिले। चलो ये तो भगवान की दया थी। तो उसके बाद आपने कितने नाटकों में काम किया लगभग, जो आपको याद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 50 से ज़्यादा ही किए हैं। कुछ ऐसे नाटक है जो आपकी स्मृति में आज भी अंकित हैं? हाँ, सबसे पहले मुझे जो अवार्ड मिला एकेडमी की तरफ से एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में, वो था क्या था, जहर। अच्छा, जहर। केवल कृष्ण जी ने अच्छा वो नाटक किया था। मुझे गुलाब भवन में वो नाटक, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। तो वो मेरी शुरुआत जो है, वहाँ से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिला, थोड़ा इंकरेजमेंट मिली और मैं आगे चलता। बहुत से नाटक किए, रास्ता कांटे और हाथ किया, फिर दरवाज़े खोल दो, कृष्ण चंद्र जी का नाटक था, कृष्ण चंद्र जी का नाटक दरवाज़े खोल दो, वो किया मैंने। एक और द्रोणाचार्य, अच्छा, वो किया मैंने। बेबी मैंने किया। फिर बर्फ़ की मीनार, ग्रेट सुषम जी स्वर्गीय, उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया उनके साथ। किन किन निर्देशकों के साथ भी आपने काम किया? क्योंकि तो रतन जी से आपके साथ शुरुआत हुई। मैंने रतन जी से के साथ काम किया, मैंने सी परवाना जी के साथ। अच्छा, ये सी परवाना जी के बारे में भी आपके साथ बात साझी करता चलो। सी परवाना जी को आकाशवाणी का बहुत बड़ा निर्देशक माना जाता है। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े बड़े नाटक उन्होंने रेडियो के लिए बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका फिर वहाँ से एंट्री रेडियो की तरफ भी हुई होगी? नहीं, रेडियो की तो मैंने कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था मैं रेडियो में, मैंने थिएटर ज़्यादा किया। लेकिन वो परवाना जी मुझे देखते थे कि ये लड़का कुछ करता है, तो उन्होंने एक नाटक, के कपूर हुआ करते थे, वो भी राइटर थे, उर्दू के राइटर थे। उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, काफ़ी देर की बात हो गई है, 53-54 पुरानी ईयर्स पुरानी बात है। तो उन्होंने एक नाटक लिखा, तो वो उन्होंने मुझे, सी परवाना जी ने मुझे कास्ट किया, तो उनके साथ काम किया, बड़ा मज़ा आया। क्या बात थी, उनके बड़े बड़े लोग थे। कभी रतन जी के साथ मैंने काम तो नहीं किया, एक बार उनके साथ मौका मिला मुझे, वो जस्मा और उन्होंने ड्रामा किया था। जस्मा जम्मू में मंचित होने वाले बड़े नाटकों में एक नाटक है। बहुत बड़ा नाटक था वो, बहुत बड़ा नाटक था। उसका एक शो एग्जीबिशन ग्राउंड में भी हुआ था, बहुत बड़े स्केल पर किया था। उसके बारे में माना जाता है कि एग्जीबिशन ग्राउंड की जो ग्राउंड थी, जो किनारा है तवी का, वहाँ पे स्टेप्स को उन्होंने यूज़ किया। बिल्कुल, वो जो बंड बनी है ना, वो तवी की, जो वहाँ से उन्होंने बारात निकाली थी। अरे पूरी बारात, क्रिएटिविटी एट पीक, वो ये बारात निकाली, बकायदा बैंड घोड़ी, बारात जैसे बारात चलती है ऐसे गांव में, जैसे बारात, एक शराबी होता है, वो मस्ती में शराब, वो कवि जी ने खुद रोल किया था वो। क्या तो नाटक की वो बारीकियां जानते थे कि एक ऑडियंस को पकड़ने के लिए क्या क्या नाटक में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद जैसे आपने रंगमंच के बाद फिर आपका दौर स्टार्ट हुआ। हाँ, मुझे याद आ गया उस नाटक का नाम था जो परवाना जी के साथ हमने काम किया, ख्वाब ना रहा। बहुत उर्दू का नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था, उसके 4-5 शो किए हमने। उसके बाद आपका पदार्पण हुआ टेलीविज़न की दुनिया में। टेलीविज़न तो बड़े लेट हुआ जी। टेलीविज़न देखिए 90 में जब श्रीनगर में वो मिलिटेंसी ज़्यादा हो गई ना, तो जम्मू में सेटअप आ गया वो न्यूज़ का, सिर्फ न्यूज़, उर्दू न्यूज़ का। तो सर मैं उर्दू जानने वाला आदमी था, उर्दू पढ़ा था मैंने ऑडिशन, वो उन्होंने जम्मू के लड़के लेने थे उर्दू न्यूज़ रीडिंग के लिए, मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया। उर्दू न्यूज़ रीडर, हाँ यस। तो 91 से लेकर 93 तक जम्मू में वो सेटअप रहा, मैं न्यूज़ रीडिंग, उर्दू न्यूज़ रीडर भी रहा। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसी दौरान अपने सोहनलाल जी से मेरी मुलाकात हुई। छोटे छोटे नाटक होना स्टार्ट हो। हाँ, तो वो मुझे कहने लगे, यार मैं नया जम्मू में आया हूँ, तो मेरे को वाकफियत नहीं है, तो मुझे कोई ऐसे राइटर बताओ कि जो थोड़े 10-10 मिनट के नाटक, स्किट्स टाइप। तो मैं मोहन सिंह जी के पास गया।
मेरे दोस्त हैं, वो पद्मश्री मोहन सिंह जी, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो मैंने उनको कहा कि मोहन सिंह जी ऐसे ऐसे करने लगे। ठीक है, उन्होंने एक नाटक लिख के दिया सोनलाल जी को, सोनलाल जी ने किया, उसी में मैंने ही रोल किया। अच्छा। और फिर आपको मैं बता दूं, उन्होंने एक राम कुमार अबरोल जी का एक सीरियल, अच्छा, फुल लेंथ सीरियल 3 एपिसोड का, वो जम्मू दूरदर्शन से पहली बार जो हुआ वो था अभिमन्यु। उसमें मैंने लीड रोल किया था। पहला जो सीरियल जम्मू दूरदर्शन की तरफ से हुआ, सोनलाल जी ने किया था। हिंदी का सीरियल, हिंदी का था। वो उसके राइटर थे मिस्टर राम कुमार अबरोल जी। तो उसके बाद आप कोई याद आपको पड़ता है कि आपने कितने सीरियल, कितने नाटकों में काम किया? क्योंकि उन दिनों काम बहुत अधिक था, लेकिन आप जॉब भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा किया, काम निकालना मुश्किल है। मैं ज़्यादा थिएटर मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। बहुत ना थिएटर किया, बहुत ज़्यादा थिएटर किया। तो टीवी में भी बहुत सारे सीरियल किए, राधा किया, फिर यही अभिमन्यु किया, और जितने भी तकरीबन जम्मू दूरदर्शन से सीरियल हुए उनमें कहीं ना कहीं मैं ज़रूर हुआ करता था। लेकिन आज जम्मू दूरदर्शन बंद पड़ा है। दादा के आप जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो आप लगातार डिमांड भी उठा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी चला, बहुत दूर तक फाइलें भी गई, फिर ये सुनने में आया कि डुग्गर चैनल बन ही गया, लॉन्च होने वाला है। उसके बाद ये सुनने में आया कि वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर ही उठा दिया गया, और जो जम्मू दूरदर्शन चला करता था थोड़े बजट के साथ, वह भी बंद पड़ा है। क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए डुग्गर सैटेलाइट चैनल? राजेश्वर जी, ये जम्मू वालों की बदकिस्मती है कि हम पॉलिटिकली बहुत पीछे हैं। बात तो करनी नहीं चाहिए ये, लेकिन बिल्कुल हो गया था ये। हम दिल्ली तक पहुँचे, हमारे पास लेटर्स पड़े हैं, आप कभी हमारे पास आए, हम आपको वो लेटर बताए। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल शिमला दूरदर्शन हिमाचल का, और जम्मू दूरदर्शन, और नॉर्थ ईस्ट में एक सैटेलाइट चैनल में सैटेलाइट, यस, ये 3, हमारा जम्मू का डुग्गर चैनल। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पॉलिटिक्स हो गई, क्या हुआ, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, बीजेपी आ गई, कुछ ऐसा कुछ चक्कर चला कि वो सारे का सारा बंद हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है। कितना ज़रूरी है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में एक सैटेलाइट चैनल का होना। देखिए राजेश्वर जी, बात ऐसे है कि कहते हैं ना कि किसी कौम की सभ्यता, उसका कल्चर, उसका लिटरेचर अगर ख़त्म करना है तो उसकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दो। क्या बात है, बिल्कुल कड़वी, जब उसकी कड़वी सच्चाई है, उसकी सभ्यता को ख़त्म कर दो। सभ्यता की पहचान कहाँ से होती है? भाषा, भाषा से। और इसको प्रोत्साहन कौन देता है? हमारे लेखक, हमारे आर्टिस्ट। लेकिन उनको मंच होना, उनको मंच भी तो मिलना चाहिए ना। तो हमने सोचा कि चलो, हर जगह दूरदर्शन ने अपने सैटेलाइट चैनल खोले हैं। डीडी पंजाबी है, डीडी हिमाचली है, डीडी नॉर्थ ईस्ट है, डीडी यूपी है, मलयालम, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, मराठी है, लेकिन डीडी काशिर है। लेकिन हमारी मांग थी कि अगर ये सब हैं और 8th शेड्यूल में डोगरी भाषा है, रखी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, यस, स्टेट की, और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो आजकल उसकी ऑफिशियल तो लैंग्वेज। इसको बढ़ावा क्यों नहीं आप दे रहे? तो बढ़ावा, अब देखिए ना, हमारी डोगरी लैंग्वेज जो है ये कहाँ तक बोली जाती है, जिसको हम डुग्गर प्रदेश कह रहे हैं। ये गुरदासपुर का इलाका पंजाब का, हिमाचल में भी है, हिमाचल का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जितना भी है सारे का सारा, सियालकोट और ऊपर बाउंड्री के पार हमारे जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, उसके पार जो सियालकोट का इलाका है, मीरपुर का इलाका है, बिम्बर का इलाका है, जिसको सो कार्ड ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हम ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये जो है, ये इलाका, यहाँ पर डोगरी बोली जाती है। और इनको भी अगर हमारे पास अगर ये डुग्गर चैनल होता, तो डोगरी भाषा को अगर पंख लगते
तो इसकी वजह से डोगरी भाषा का विस्तार हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या कि कुछ हमारी बदकिस्मती है, कुछ पॉलिटिकली हम जो हैं बड़े डिप्रेस्ड लोग हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल से नहीं है। तो इस वजह से बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का कि यार 2013 में हमने दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट की 2013 में 1900 कुछ में रखी थी। 2013 में तो हमने डुग्गर चैनल के लिए डिमांड रखी थी। और उसके बाद हम दिल्ली तक 2-3 बार दिल्ली तक गए, मिनिस्टरों से भी मिले। तो जम्मू के जितने भी, बड़ा गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, खड़पैंच जितने भी हैं, पॉलिटिकल नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितनी भी पार्टियों के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, चाहे वो क्या कहते हैं इनको, वो जो पैंथर पार्टी है उसके हैं, सबसे हम मिले। इवन के जो सोशल रिफॉर्मर जिनको हम कहते हैं जम्मू के, उनके पास भी हम गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि उदासीनता से सुनहरी दौर की तरफ कदम उठेंगे। आप एक्सेसियर स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी है संदेश वीर जी के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो भाषा को बचाना बहुत आवश्यक है। ये तभी बच सकती है जब हमारे पास मंच होंगे साहित्यकारों के लिए, कलाकारों के लिए, और डुग्गर सैटेलाइट चैनल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।